माई सेल्फ इज़ डॉक्टर यश मीणा। आज अपन पढ़ेंगे ईसीजी को कैसे पढ़ा जाए। मतलब किसी पेशेंट की आपने ईसीजी कराई या एग्ज़ाम के अंदर आपको वाई के अंदर एक ईसीजी स्ट्रिप दे दी, यानी ईसीजी पेपर दे दिया किसी पेशेंट की। अब उसको आप कैसे पढ़ोगे, उसके अंदर वो अलग अलग सवाल पूछ सकता है आपसे, जैसे ईसीजी का रिदम, रेट, पी वेव कितनी होती है, क्या पी वेव कितने सेकंड की होती है, और उसकी क्या क्या आउटपुट हो सकते हैं, क्या क्या बता सकती है पी वेव कि क्या क्या कमियां हैं हार्ट के अंदर, एक्सिस ऑफ हार्ट, क्यू वेव के बारे में, एसटी सेगमेंट के बारे में, क्यूटी इंटरवल, पीआर इंटरवल के बारे में। अब इससे पहले अपन को रिवीजन करना पड़ेगा एक चीज़ का कि पी वेव किसको डिनोट कर रही थी। पी वेव डिनोट कर रही थी एट्रियल डीपोलराइजेशन को, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसको कर रहा था वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, जिसके अंदर क्यू किसको कर रहा था, सेप्टल डीपोलराइजेशन। किसको? सेप्टल डीपोलराइजेशन। और आर किसको कर रहा था, मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और एस वेव किसको कर रही थी, एस वेव कर रही थी बेसल डीपोलराइजेशन। ये क्या है सब, सेप्टल, मेजर, वेंट्रिकुलर और बेसल डीपोलराइजेशन, ये क्या है, पार्ट्स है वेंट्रिकुलर के, अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग वेव है वेंट्रिकल की। और ये पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसको क्या बोलते हैं, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, जो पूरा किसको डिनोट कर रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। और टी वेव किसको डिनोट कर रही है, टी वेव डिनोट कर रही है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। अब आप कहोगे एट्रियल रिपोलराइजेशन की वेव क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं क्योंकि जब वेंट्रिकुलर डिपोलराइज हो रहा होता है उस टाइम क्या हो रहा होता है, एट्रियल अगर रिपोलराइजेशन हो रहा होता है तो क्या करता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन की वेव बहुत स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि उसकी मसल होती है स्ट्रॉन्ग और एट्रिया की मसल होती है वीक, तो वो उसको दबा देती है। इस कारण एट्रियल रिपोलराइजेशन की वेव अपन को ईसीजी पेपर पे शो नहीं होती। रिपोलराइज तो होता है एट्रिया, लेकिन उसकी वेव ईसीजी में शो नहीं होती क्योंकि क्यूआरएस वेव उसको दबा देती है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वेव। समझ में आ गया। अब अपन पढ़ते हैं कैसे रेट मेजर करेंगे। ईसीजी पेपर दे दिया आपको, मान लो एक्सटर्नल आपका वाइवा ले रहा है, या आपके घर में किसी ने ईसीजी कराई, तो उसमें आप क्या क्या देखोगे, सबसे पहले देखोगे रिदम, फिर देखोगे रेट। तो रिदम कैसे देखेंगे अपन, तो अभी देखते हैं अपन रिदम कैसे देखते हैं। अब रिदम कैसे देखते हैं, आर आर इंटरवल का गैप देखते हैं। चेक इन रिदम स्ट्रिप। रिदम स्ट्रिप क्या होती है, ईसीजी अपन करते हैं ना तब उसके अंदर कितनी टाइप की लीड लगाते हैं, ईसीजी के अंदर अपन कितनी लीड्स लगाते हैं, 6 लीड। तो कहाँ लगाते हैं, चेस्ट में लगाते हैं, V1 से V6। और फिर एक लगाते हैं, 6 लीड चेस्ट में लगाते हैं जो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को, प्लेन ऑफ हार्ट को देखती है। और 6 लगाते हैं लिम्ब लीड, 6 लिम्ब लीड्स। तो 6 तो और ये करती है वर्टिकल प्लेन को। और लीड्स के बारे में अपन और पढ़ेंगे आगे, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर अब मैं लीड्स डिस्कस करूंगा ईसीजी की, कितनी लीड्स होती है और किस किस स्पेस में कहाँ कहाँ लगाते हैं, चेस्ट में किस किस जगह लगाते हैं। अभी अपन को सिर्फ इतना देखना है ईसीजी को रीड कैसे करेंगे अपन। ये तो सिर्फ मैंने बता दिया, 6 लीड होती है चेस्ट में और 6 लीड होती है लिम्ब में, तो टोटल 12 लीड्स होती है ईसीजी करने के लिए। ठीक है ना। तो अपन को क्या देखना है, V2 स्ट्रिप होगी ईसीजी में। अभी मैं ओरिजिनल ईसीजी दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। V2 स्ट्रिप को क्या बोलते हैं, रिदमिक स्ट्रिप, रिदमिक स्ट्रिप बोलते हैं उसको, जो रिदम मेजर करने के काम में आती है। कौन सी, V2 स्ट्रिप। अब आपको क्या करना है, काउंट नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर बिटवीन आर आर वेव। ये आर वेव है, ये आर वेव है, कितने लार्ज स्क्वायर है, 1 2 3। फिर आर वेव है 1 2 3। तो क्या है, कांस्टेंट 3 स्क्वायर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, रेगुलर साइनस रिदम है। रेगुलर साइनस रिदम का मतलब क्या है, इक्वल आर इंटरवल। इक्वल कैसे, 3 3 का गैप है, 3 लार्ज स्क्वायर का गैप है, कांस्टेंट।
यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का, और आगे और होगी जिसमें भी 3 का होगा। तो इसका मतलब क्या है, रेगुलर रिदम है। और रेगुलर रिदम में क्या खासियत होती है, पी वेव बिफोर एवरी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। जैसे ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, इससे जस्ट पहले एक पी वेव आएगी। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, इससे जस्ट पहले एक पी वेव आएगी। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, इससे जस्ट पहले एक पी वेव आएगी। तो ये क्या है, रेगुलर साइनस रिदम है। इसकी क्या खासियत होगी कि इक्वल आर आर इंटरवल होगा और पी वेव आएगी एवरी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पहले, ठीक है ना। और रिदम अपन किस स्ट्रिप में देखते हैं, V2 स्ट्रिप में देखते हैं। अब मैं आपको एक ओरिजिनल ECG बताऊंगा और उसमें देखेंगे कि ये रिदमिक साइनस है या रेगुलर साइनस है या इरेगुलर है। मैं ओरिजिनल ECG दिखा रहा हूँ अब आपको। अब देखो ओरिजिनल ECG लीड दिखा दी मैंने आपको। इसमें देखो कितना गैप है। मैंने क्या बोला था, सेकंड स्ट्रिप में देखना है किसमें, V2। ये क्या है, V2 स्ट्रिप है। ये कौन सी स्ट्रिप होती है, रिदमिक स्ट्रिप। इसको ही देखेंगे अपन रिदम और रेट के लिए। रिदम और रेट के लिए कौन सी स्ट्रिप को देखेंगे, V2 स्ट्रिप को देखेंगे। अब गैप देखते हैं अपन कितने का है। अब गैप देखो आप, कितने बिग स्क्वायर आर आर के बीच में। ये आर वेव है, ये आर वेव है, ये आर वेव है, ये आर वेव है। आर वेव से पहले क्या है, ये पी वेव है, ये पी वेव है और ये पी वेव है। अब देखो कितने का गैप है, कितने लार्ज स्क्वायर है, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 और ये 4। कैसे 4 है, ये आधा है और ये भी आधा है, तो ये पूरा हो गया 1 और ये बीच में 3 हो गए, तो 4 4 का गैप आ रहा है। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। और हर QRS कॉम्प्लेक्स, ये QRS कॉम्प्लेक्स है ये, उससे पहले कौन सी वेव है, पी वेव। तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, रेगुलर साइनस रिदम की क्या खासियत है, आर आर इंटरवल कांस्टेंट आएगा और उसके साथ क्या होगा, पी वेव बिफोर एवरी QRS कॉम्प्लेक्स। ये एक रियल पेशेंट की ECG है जो चेस्ट पेन के साथ आया था। अब उस चेस्ट पेन का कारण क्या हो सकता है, MI हो सकता है, तो इसलिए हमने ECG करवाई थी उसकी। लेकिन हमको क्या मिला, सब कुछ नॉर्मल मिला। क्यों, क्योंकि रेगुलर साइनस रिदम में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलर साइनस रिदम में है ये, ठीक है ना। अब क्या है, ये तो हो गया रेगुलर साइनस रिदम की ECG देखी थी अभी अपन ने। ये अभी जो अपन ने ECG देखी थी पेशेंट की, वो क्या थी, रेगुलर साइनस रिदम में थी, क्योंकि इक्वल आर आर इंटरवल था और पी वेव बिफोर एवरी QRS कॉम्प्लेक्स। अब कौन सा रिदम हो सकता है ECG में, मान लो कोई एबनॉर्मल पेशेंट आ रहा है, उसकी ECG कराएंगे तो उसका रिदम एबनॉर्मल आएगा। तो कैसे कैसे हो सकते हैं, इर्रेगुलर रिदम। इसका मतलब क्या है कि अनइक्वल आर आर इंटरवल। मान लो ये आर है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ जनरली, ऐसे ही, ये सीरियस मत लेना कि डायग्राम सही नहीं है गलत है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ समझने के लिए। मान लो इसमें 2 लार्ज स्क्वायर का गैप है, लार्ज स्क्वायर, फिर हो गया 1 का, फिर हो गया 4 का। तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या हो रहा है, अनइक्वल है, अनइक्वल हो गया। और इसमें एक और खासियत है, नो आइडेंटिफल पी वेव, मतलब पी वेव नहीं मिल रही अपन को ECG में। मैंने पी वेव नहीं बनाई ना यहाँ पे, एब्सेंट, पी वेव एब्सेंट। अब पी वेव क्यों नहीं मिल रही, पी वेव किसकी वजह से होती है, एट्रिया डिपोलराइज होता है तब। अब मान लो कोई ऐसी पैथोलॉजी है, एट्रिया ढंग से डिपोलराइज नहीं हो रहा और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। एट्रिया डिपोलराइज नहीं होगा तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करेगा ढंग से। पी वेव का मतलब क्या होता है, जब एट्रिया डिपोलराइज और कॉन्ट्रैक्शन में जाए। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर एट्रिया डिपोलराइज नहीं होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन में क्या होता है, एट्रिया बस फटफड़ाएगा। फटफड़ाने का मतलब क्या होता है, हल्का सा हिलता रहेगा, तेज़ी से कंपन करता रहेगा एट्रिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अब जो उससे वेव जनरेट होगी वो आइडेंटिफाई नहीं होगी। क्यों आइडेंटिफाई क्यों नहीं होगी वो वेव, क्योंकि वो केवल फड़फड़ा रहा है। फड़फड़ाएगा तो उससे स्ट्रॉन्ग वेव जनरेट नहीं होगी, तो उस वेव को अपन ECG पेपर पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि एट्रिया केवल फड़फड़ा रहा है। फड़फड़ा रहा है उसको क्या बोलते हैं, फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन। उसके अंदर वेव जनरेट होगी जो ECG फाइंड आउट नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो फोर्स से जनरेट नहीं हो रही,
उस फोर्स से एट्रिया कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा कि वो वेव जनरेट कर सके। एट्रिया फिब्रिलेशन में क्या है, एट्रिया बार बार बहुत तेज़ी से फड़फड़ाएगा, मतलब हार्ट रेट तो बहुत ज़्यादा रहेगी पेशेंट की, लेकिन वो क्या रहेगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा कि वो पी वेव जनरेट कर सके। तो एट्रिया फिब्रिलेशन में पी वेव एब्सेंट रहती है। और क्या रहता है एट्रियल फिब्रिलेशन में, इरेगुलर साइनस रिदम, मतलब आर इंटरवल के बीच में गैप कांस्टेंट नहीं है, उसके साथ पी वेव एब्सेंट है। ठीक है। रेगुलर रेट विथ रेगुलर ड्रॉप बीट, इसका मतलब क्या है, रेगुलर रेट विथ रेगुलर ड्रॉप बीट, इसका मतलब क्या है कि आर इंटरवल के बीच का गैप तो क्या है, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। लेकिन क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो गया। जैसे ये देखो पी वेव है, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, फिर टी वेव है, फिर पी है, फिर क्यू आर एस है, और ये टी है। अब बीच में क्या हुआ, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं आया, पी वेव आ गई 2, अभी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स उड़ गया बीच में से, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, तो ड्रॉप हो गया क्या, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो गया। और लगातार क्या होगा, जब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो जाएगा तो ये क्या है, यहाँ पे एक और पी वेव आ जाएगी, तो कंटिन्यू 2 पी वेव आ जाएगी। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो गया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव है, ऐसे होता है ना, पी वेव फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और फिर टी वेव आती है। अब क्या हुआ, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो गया, तो क्या हुआ ये पी वेव और फिर एक और पी वेव आएगी और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो जाएगा, तो ये ड्रॉप हो गई बीट, और फिर डायरेक्ट पी वेव आ जाएगी अगली, तो लगातार 2 पी वेव आ जाएगी और ड्रॉप हो जाएगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो ये किसके अंदर होता है, अब क्या पढ़ा रहा था मैं, रेगुलर रेट विथ रेगुलर ड्रॉप बीट, इसको अपन क्या लिख सकते हो, रेगुलरली इरेगुलर। इसमें क्या बताया था मैंने, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ये क्यू आर एस। अब ड्रॉप बीट का मतलब क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप कर गया बीच में और एक साथ, या कायदे से क्यू आर एस आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, और इसके बाद जस्ट क्या आ गई, 2 पी वेव आ गई। एक इसमें होता है एग्जांपल, मोबिट्स 2 हार्ट ब्लॉक, इसके ओरिजिनल ईसीजी भी देख सकते हैं अपन, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो इसकी ओरिजिनल ईसीजी ये रही, जैसे ये पी वेव है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है, उसके बाद ये पी वेव है, उसके बाद क्या आनी चाहिए थी, क्यू आर एस वेव आनी चाहिए थी, और फिर टी वेव आनी चाहिए थी। अब इसमें क्या हो रहा है, क्यू आर एस वेव ड्रॉप हो गई और ये डायरेक्ट पी वेव आ गई, तो कायदे से यहाँ क्या आना चाहिए था, क्यू आर एस, लेकिन ये ड्रॉप हो गया और ये 2 पी वेव आ गई। तो ये क्या है हार्ट रेट तो क्या है, आर इंटरवल तो क्या है, रेगुलर है, देखो ये रेगुलर है, कैसे रेगुलर है अभी दिखाता हूँ, 1 2 3, आधा आधा 3 हो गए। अब इसमें देखो 1 2 3 3 बॉक्स, अब इसमें भी 1 2 3 3 है, तो आर इंटरवल तो रेगुलर है, लेकिन क्या हो रहा है, रेगुलरली मतलब रेगुलरली है, फिर बीच में एक ड्रॉप हो गई क्या, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो वो क्या हो गया, इरेगुलर, मतलब रेगुलर भी है और इरेगुलर भी है। इरेगुलर क्यों, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब अपन ने पढ़ लिया क्या, रिदम कैसे कैलकुलेट करते हैं और रिदम कैसे देखते हैं ईसीजी में। रिदम कैसे देखेंगे, आर इंटरवल का गैप देखेंगे, आर इंटरवल का गैप देख लिया, और क्या देख लिया, पी वेव आ रही है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से, अगर पी वेव भी आ रही है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पहले और आर इंटरवल का गैप कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वो साइनस रिदम में है। जो मैंने एक ईसीजी बताई थी पेशेंट की वो थी। अब क्या हो सकता है, एक ये हो गया मोबिस 2 हार्ट ब्लॉक, उसके अंदर क्या हो रहा है, रेगुलर भी है लेकिन इरेगुलर भी है। क्यों इरेगुलर कैसे है, क्योंकि बीट ड्रॉप हो रही है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। रेगुलर कैसे, आर इंटरवल का वेव ये क्या है, गैप कांस्टेंट है 3 3 का। मोबिस 2 हार्ट ब्लॉक हो गया। एक होता है इरेगुलरली इरेगुलर, इसका एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, एट्रियल फिब्रिलेशन, उसमें क्या हो रहा है, पी वेव एब्सेंट और आर के बीच का गैप भी कांस्टेंट नहीं है। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए रिदम के, ठीक है ना। अब रेट कैलकुलेट करते हैं, पर रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे ईसीजी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये ईसीजी पेपर है, इसमें रेट कैलकुलेट कर। अब मैं दिखाता हूँ डायरेक्ट पेपर पे कैसे करते हैं।
मैंने क्या बताया था, रिदम किस में देखते हैं अपन, रिदम देखते हैं अपन V2 स्ट्रिप के अंदर, तो रेट भी किस में देखेंगे, V2 स्ट्रिप के अंदर देखते हैं रेट भी। ये देखो, अब मान लो मैंने क्या बताया, दो तरह की ECG होगी, एक तो होगी रेगुलर, एक होगी रेगुलर। रेगुलर कैसे देखेंगे, रेगुलर देखेंगे RR के बीच का गैप, RR का वेव RR का गैप कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वो रेगुलर है, साइनस रिदम में है। ठीक है ना। अब उसकी हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर रेगुलर साइनस रिदम में है, अभी मैंने जो ECG बताई थी पेशेंट की, उस पर अपन हार्ट रेट भी कैलकुलेट करके देखेंगे। उसका फॉर्मूला देख लो पहले, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन 2 RR वेव। 2 RR वेव के बीच में कितने टू आर आर वेव के बीच में कितने बिग स्क्वायर का गैप है, उससे डिवाइड कर देंगे 300 को, आ जाएगी हार्ट रेट। अब करके देखते हैं अपन डायरेक्ट ECG के ऊपर। ये देखो कितने का गैप है, कितने बिग स्क्वायर है, ये एक पूरा बिग स्क्वायर होता है, इसके अंदर कितने स्मॉल स्क्वायर है, ये देखो ये छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर भी है ना, ये कितने 5 होते हैं, एक बिग स्क्वायर में 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। अब अपन को तो अभी क्या देखना है, केवल कितने बिग स्क्वायर है RR वेव के बीच में, ये 2 RR वेव है उसके बीच में 1 2 3 4, 1 2 3 4 कांस्टेंट है, तो ये क्या है, रिदमिक है, साइनस है, यानी कि रेगुलर साइनस रिदम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा रेट का, 300 डिवाइडेड बाय कितने RR का गैप कितना है, 4 है, तो कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 7 × 5 75 बीट्स पर मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ECG में तो आना ही चाहिए रेट कैलकुलेट करना। और किस में करते हैं, V2 स्ट्रिप में। अब मान लो ECG है वो इरेगुलर साइनस रिदम में, उसकी कैसे करेंगे, उसका मेथड होता है 6 सेकंड मेथड, उसको भी करना सिखाऊंगा मैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब इरेगुलर साइनस रिदम में कोई ECG उसकी कैसे करेंगे, 6 सेकंड मेथड से, अब वो भी मैं करना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं 6 सेकंड मेथड है क्या, ठीक है ना। डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। एक ECG पेपर होता है, ये क्या है, ECG का पॉइंटर है जो पेपर पे मूव करता है, इसके ऊपर इंक लगी हुई रहती है, उससे ECG की वेव बनती रहती है इस पेपर के ऊपर, ये पेपर है, और ये स्ट्रिप यूँ ऊपर नीचे करती रहती है, उससे वेव जनरेट होती है, P फिर QRS फिर T वेव, ऐसे बढ़ती रहती है, इस पर इंक लगी हुई रहती है पॉइंटर पे, और ये पेपर मूव करता है ऐसे। ये किस स्पीड से मूव करता है, 300 बिग स्क्वायर पर मिनट, मतलब ये एक बिग स्क्वायर होता है, तो 300 बिग स्क्वायर मूव करते हैं इस पेपर पे ऐसे, इस पॉइंटर के ऊपर, और ये इंक से वेव बनती रहती है। तो 300 बिग स्क्वायर 1 मिनट में गए, तो एक बिग स्क्वायर कितने मिनट में जाएगा, 300 से डिवाइड कर दो 0.2 सेकंड पे, तो इसके कितना टाइम पीरियड होता है एक बिग स्क्वायर का, 0.2 सेकंड। और 1 स्मॉल स्क्वायर का कितना होगा, फिर ये है 1 स्मॉल स्क्वायर, 1 2 3 4 5 होते हैं एक में, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 0.04 आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आई। ये अपन ने देख लिया। अब इससे क्या है, मैं 6 सेकंड मेथड आपको इजीली समझा सकता हूँ, मैं समझ में आ रही है ना। अब मैं कैसे समझा सकता हूँ 6 सेकंड मेथड, ये बहुत इजी हो गया आपके लिए। देखो 60 सेकंड में 300 बिग स्क्वायर, 1 सेकंड में 300 डिवाइडेड बाय 60, 6 सेकंड में कितना हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 30 बिग स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ये याद रखना 6 सेकंड में कितने बिग स्क्वायर होते हैं, 30 बिग स्क्वायर होते हैं, समझ में आ गई। अब उसका फ़ायदा देखना, मैंने जो अभी चीज़ समझाई उसका फ़ायदा कितना होगा आपको, नंबर ऑफ आर वेव इन 6 सेकंड। अब इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ आर वेव इन 6 सेकंड। अब मैंने 6 सेकंड का क्या बताया था, 6 सेकंड इज इक्वल टू 30 बिग स्क्वायर। तो आप बस इतना कर लो, 30 बिग स्क्वायर गिन लो, उसके अंदर कितनी आर आर वेव नंबर, उससे 10 को मल्टीप्लाई कर दो, इतना कर दो। 6 सेकंड मेथड यही है, 30 बिग स्क्वायर के इक्वल हो रहा है 6 सेकंड, और 30 बिग स्क्वायर में कितनी आर वेव आ रही है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हार्ट रेट आ जाएगी। जैसे मान लो 14 आ रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी, 140
बीट पर मिनट। अब आपको ईसीजी पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। एक ईसीजी है मेरे पास, इर्रेगुलर साइनस रिदम में। अब उसकी हार्ट रेट अपन इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इससे करनी पड़ेगी। तो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब ये रही वो स्ट्रिप, ये देखो इर्रेगुलर। इर्रेगुलर कैसे पता लग रहा है इर्रेगुलर है? देखो कितने का गैप है, 1 2 3 4 का गैप है। अब यहाँ कितने का रह गया? ये आर वेव है, ये देख लेना, ये आर वेव है, ये 4 का है। अब यहाँ कितने का रह गया? 1 2 3 का ही रह गया। और यहाँ 1 2 3 4, लगभग 4.5 का या 5 का। अब ये कितना है? 1 2 3 4, फिर 4 का, और फिर कितना आ गया? 3 का आ गया, फिर कितने का आ गया? 4 का आ गया। तो कांस्टेंट नहीं है, इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर रिदम। इसको कैसे मैं करेंगे? अभी मैंने बताया था 30 बॉक्स गिन लो, उसके अंदर कितने क्यू आर एस या आर वेव है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। अब 30 बॉक्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वेव आ रही है इंटू 10, तो 90 बीट पर मिनट हो गई। सिंपली काउंट द नंबर ऑफ कार्ड, ये मैंने बता रखा है, वैसे ही करना है। 30 बॉक्स गिन लो। 30 बॉक्स क्यों गिन लो? क्योंकि मैंने बताया था 6 सेकंड इज इक्वल टू 30 बिग स्क्वायर। ये 30 बिग स्क्वायर समझ में आ गई? बहुत ईजी है। अब अपन ने क्या कर ली? रेट रिदम कर लिया, रेट कर लिया। अब एक और चीज़ पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट, एक्सिस। एक्सिस कैसे पता लगाएंगे? अब एक्सिस कैसे पता लगाएंगे? नॉर्मल एक्सिस ऑफ हार्ट कहाँ होती है? -30 टू 110 के बीच में होती है। अब क्या करनी है? अभी तक रेट और रिदम किस में देखा था अपन ने? V2 के अंदर। अब अपन को किस में देखना है? स्ट्रिप 1 और AVF के अंदर। ये लिम्ब लीड है, आगे लिम्ब डिस्कस करूँगा दूसरी वीडियो में, लिम्ब लीड्स, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है कि ये 3 है ना। अब अपन को क्या करना है? R माइनस एस, R माइनस एस। इसका मतलब क्या है? R का मतलब है हाइट ऑफ R वेव, एस का मतलब है डेप्थ ऑफ एस वेव। और लीड 1 में, ये लीड 1 है, लीड 1 में अपन ने R वेव की क्या देखी? हाइट देखी, और एस वेव की क्या देखी? डेप्थ देखी। ये ऐसी होती है ना क्यू आर एस वेव, ये क्यू आर एस वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब मान लो आर वेव की हाइट ज़्यादा है और एस वेव की डेप्थ कम है, तो क्या आएगा? ये क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या? आर वेव की हाइट कम है और एस वेव की हाइट ज़्यादा है, ठीक है ना। आर वेव की हाइट कम है और एस वेव की डेप्थ कम है, तो ये नेगेटिव में आ गया लीड 1 में, और लीड 2 में भी नेगेटिव में आ रहा है। समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि आर वेव की हाइट इतनी है तो एस वेव की डेप्थ ज़्यादा है, तो ये टोटल क्या आ गया? नेगेटिव में आएगा। नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव में। अब मान लो दोनों लीड में नेगेटिव में आ रहा है, AVF में भी नेगेटिव में आ रहा है, आर वेव की हाइट एस की डेप्थ से कम है, तो ये भी वापस किस में आ रहा है? नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्सटेंडेड एक्सिस डेविएशन। एक्सटेंडेड हो गया, एक्सटेंडेड एक्सिस डेविएशन बोलना है अपन को। समझ में आ रही है? और फिर क्या हो रहा है? AVF। अब मान लो AVF और फर्स्ट वेव में दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आर वेव की हाइट एस वेव के डेप्थ से ज़्यादा है, तो ये दोनों नॉर्मल एक्सिस होगी, यानी कि किसके अंदर शो होगा? -30 टू 110। अगर आर माइनस एस, आर क्या? हाइट ऑफ आर वेव, और एस क्या है? डेप्थ ऑफ एस वेव, दोनों पॉजिटिव आ रही, दोनों लीड में, तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मल एक्सिस में हार्ट। और मान लो लीड 1 में आ रही पॉजिटिव और AVF में आ रही है नेगेटिव, तो ये क्या हो गई? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो गई। और इसका उल्टा, फर्स्ट वेव में आ रही है नेगेटिव और AVF में आ रही है पॉजिटिव, तो ये हो गया राइट एक्सिस डेविएशन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई? है ना, राइट एक्सिस डेविएशन का क्या सिग्निफिकेंस है और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का क्या सिग्निफिकेंस है? इसका कुछ सिग्निफिकेंस तो होगा ना, उसको देखते हैं अपन क्या सिग्निफिकेंस है। अब मैंने 3 डेविएशन बताया आपको एक्सिस के अंदर, कौन कौन से? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन, एक्सट्रीम डेविएशन। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट क्या है? इनलार्ज है, राइट का मतलब राइट पार्ट ऑफ हार्ट इनलार्ज है।
और इसका मतलब क्या है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन का। अब ये लेफ्ट हार्ट इन लार्ज और राइट हार्ट इन लार्ज किस में होता है, हार्ट फेलियर के अंदर। समझ में आ रही है। तो ये हार्ट फेलियर को बता सकती है राइट या लेफ्ट हार्ट फेलियर है, जिस साइड का होगा उस साइड का हार्ट इनलार्ज हो जाएगा। और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया किसको शो कर रहा है, एक्सट्रीम डेविएशन, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, यहाँ एक्सिस आएगा, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। ये कब होगा, जब दोनों लीड में नेगेटिव आएगा। समझ में आ रही है, अभी मैंने बताया था, ठीक है ना। ये पढ़ते पी वेव के बारे में, पी वेव का क्या सिग्निफिकेंस है, पी वेव के बारे में पढ़ लेते हैं हम अपन। सिग्निफिकेंस है, पी वेव किसकी किसके कारण होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरेशन कितनी होती है पी वेव की। अब देखना वो स्मॉल स्क्वायर की ड्यूरेशन का मतलब क्या है, 1 स्मॉल स्क्वायर 0.04 कितनी होती है, 2 से 3 स्मॉल स्क्वायर की होती है, तो कितना हो गया, 3 से करोगे तो 0.120 आएगा, 0.12 मिली सेकेंड आएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 120 मिली सेकेंड, सेकेंड में ना, तो मिली सेकेंड में 120 मिली सेकेंड, तो 120 मिली सेकेंड से कम होगी और 2 से 3 स्मॉल स्क्वायर के बीच में होगी। अब पी वेव कैसी दिखती है, ए वी आर लीड में तो दिखेगी इन्वर्टेड, V1 में दिखेगी बाईफेजिक, ये दिखाऊंगा ओरिजिनल ईसीजी में भी दिखाऊंगा। ये V2 में कैसे दिखेगी, मोनोफेजिक नॉर्मल। अब क्या है, एबनॉर्मलिटी कैसे पता लगाएंगे, इफ़ मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है तो इसका मतलब लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट है। और इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक वेव दिखेगी पी वेव, कैसे दिखेगी, वाइड मतलब चौड़ी, 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा चौड़ी, वाइड, बाईफिड, बाईफिड मतलब एक नोच दिखेगी ऐसे नोच, क्योंकि चौड़ी है तो एक बीच में नोच पड़ जाएगा गड्ढा, बाईफिड नोच पी वेव। ये किसमें दिखती है, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट के कोज क्या क्या है, माइट्रल स्टेनोसिस, क्या क्या है, माइट्रल स्टेनोसिस हो गया, माइट्रल रिगर्जिटेशन हो गया, एटसेट्रा, नाइट्रल वॉल पोलैप्स भी हो सकता है। अब राइट एट्रियल एनलार्जमेंट किस वजह से होता है, मोस्ट कॉमन रीजन है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसको क्या बोलते हैं, पी पल्मोनरी। इसके अंदर ड्यूरेशन तो कौन सेम रहेगी, ड्यूरेशन पी वेव की कौन सेम रहेगी, नॉट चेंज, बट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ पी वेव इंक्रीज, हाइट क्या हो जाएगी 2.5 mm से ज़्यादा हो जाएगी, हाइट ऑफ पी वेव इंक्रीज हो जाएगी किसमें, पी राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में। समझ में आ गई ना, इफ मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है तो राइट एट्रियल इनलार्जमेंट हो गया, और हाइट इंक्रीज हो रही है तो वो क्या है, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। वो किस में होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पी पल्मोनरी भी बोलेंगे सर, ठीक है ना। तो ये सिग्निफिकेंस है पी वेव की। अब पी वेव कई जगह क्या है, एब्सेंट भी रहती है, एब्सेंट रहेगी तो वो भी तो एबनॉर्मलिटी है। अब एब्सेंट किस कंडीशन रहती है, पी वेव एब्सेंट का एक कोज बताया था, जैसे मैंने एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल टेकिकार्डिया, इसमें क्या रहेगी, पी वेव एब्सेंट रहेगी। तो ये है पी वेव की सिग्निफिकेंस। इसकी ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन मोर देन 3 स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगी V2 लीड के अंदर, वो क्या कहलाएगी, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। उसके कोज क्या है, माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, माइट्रल वॉल कोलैप्स। राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में क्या है, ड्यूरेशन तो कांस्टेंट रहेगी, मतलब चौड़ी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हाइट इंक्रीज हो जाएगी, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड मोर देन 2.5 mm से ज़्यादा हो जाएगी। इसका कोज क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पी पल्मोनरी, ठीक है ना। और एब्सेंट किस में रहेगी, एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल टेकिकार्डिया के अंदर, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, पी आर इंटरवल का क्या, पी आर इंटरवल का क्या सिग्निफिकेंस है। अपन पढ़ लेते हैं पी आर इंटरवल की क्या सिग्निफिकेंस है। पी आर इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होता है, स्टार्टिंग ऑफ पी वेव से स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव। अब पी आर इंटरवल है, लेकिन अपन ने क्यू वेव से क्यों किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है ईसीजी में क्यू वेव शो नहीं होती अपन को, समझ में आ रही है ना। तो इसलिए अपन को क्या होता है, कई बार ईसीजी में क्यू वेव शो नहीं होती तो अपन क्यू वेव से स्टार्टिंग मान लेते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है इसलिए, है ना। तो वैसे पी आर इंटरवल है ये। अब पी आर इंटरवल की नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होती है, 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर, तो वो कितनी हो जाएगी, 120 से 200
मिलीसेकंड के बीच में हो जाएगी। अब शॉर्ट पी आर इंटरवल क्या होगी, जब वो 120 मिलीसेकंड से कम हो। और लॉन्ग कब होगी, जब वो 200 मिलीसेकंड से ज़्यादा हो। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, ये क्या है, पी आर सेगमेंट। ये क्या करता है, पी आर सेगमेंट शो करता है ए वी नोट डिले। ए वी नोट डिले का मतलब क्या है, इम्पल्स आ रही है ऐसे नोड से एट्रिया में, एट्रिया से एवी नोड से, एवी नोड के थ्रू जा रही है, वेंट्रिकल्स में पल्स जा रही है। अब एवी नोड के अंदर क्या लगता है, टाइम लगता है किसको, पल्स को मूव करने में। मतलब पल्स जाएगी, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एवी नोड से वेंट्रिकल्स में पल्स जाने में एवी नोड में टाइम लगता है। तो इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं, पी आर सेगमेंट। पी आर सेगमेंट क्या शो रखा है, एवी नोड डिले, एवी नोड के अंदर जो टाइम लग रहा है पल्स को जाने में। अब कई बार क्या होता है, कुछ इम्पल्स है ना एवी नोड को बाईपास करके चल जाती है। अब बाईपास करके चल जाएगी तो ये ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पी आर सेगमेंट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बाईपास करके किसको, एवी नोड को, तो टाइम कम लगेगा वेंट्रिकल्स के पास इम्पल्स जाने में। अब उसको क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो टाइम लग रहा है एवी नोड से पास होने में, उससे क्या होता है, रिदम बना हुआ रहता है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का, क्योंकि एवी नोड में टाइम लग रहा है जाने में। अब क्या रख रहा है, एवी नोड डिले हो जाएगी, एवी नोड डिले कम हो जाएगी, तो वेंट्रिकल्स को टाइम नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, एक अरिथमिया डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, वॉल्फ पार्किंसन सिंड्रोम, वाइट सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा है, एवी नोड को बाईपास कर गई पल्स, ये एवी नोड है, तो पल्स यहाँ से जा रही थी, अभी इसको बाईपास करके डायरेक्ट यहाँ से जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, पी आर सेगमेंट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, अगर पी आर सेगमेंट डिक्रीज होगा तो साथ में पी आर इंटरवल भी डिक्रीज होगा, क्योंकि पी आर इंटरवल में पी आर सेगमेंट आ रहा है ना, ये रहा, तो पी आर इंटरवल डिक्रीज किस में होगा, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम 120 से कम हो जाएगा। इसमें समझ में आ गई। और किस में होता है, एक लिविन लोन गेनोन लिविन सिंड्रोम होता है, उसमें भी होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है वॉल्फ पार्किंसन सिंड्रोम। समझ में आ गई। अब क्या हो जाए, ज़्यादा किस में हो जाएगा, प्रोलॉन्ग किस में हो जाएगा, प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, या मोबिस टाइप फर्स्ट हार्ट ब्लॉक। ये है पी आर सेगमेंट की सिग्निफिकेंस। क्या है ये, पी आर इंटरवल की और पी आर सेगमेंट की सिग्निफिकेंस। समझ में आ गई ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी वाई में पूछते हैं। अब अपन पढ़ते हैं क्या, क्यू वेव। क्या पढ़ते हैं, क्यू वेव। क्यू वेव क्या करती है, ये किसकी वजह से होती है, मैंने बताया था कि इसकी वजह से होती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डीपोलराइजेशन। समझ में आ रही है। क्यू वेव आर कंसिडर पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल कब कंसिडर करेंगे, मतलब कोई बीमारी है, कब क्यू वेव को देख के अपन कब बता सकते हैं कि हार्ट में कोई पैथोलॉजी यानी बीमारी है, कब बता सकते हैं क्यू वेव को देख के। फर्स्ट, अगर ये 2 mm से ज़्यादा डीप हो। सेकंड, 1 mm से ज़्यादा वाइड हो। अब पैथोलॉजी कौन सी इंडिकेट कर सकती है, अगर ये चीज़ें होंगी तो ये डिनोट कर सकती है रिसेंट या करंट एमआई। यानी कि अभी अभी एमआई हुआ है पेशेंट को, थोड़ी देर पहले एमआई हो सकता है, या रिसेंट पास्ट में कुछ एमआई हुआ होगा। समझ में आ रही है। और इसको किस में देखना चाहिए अपन को, सीन इन V1 से V3 में, स्ट्रिप में। समझ में आ गई। अब इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है, QRS कॉम्प्लेक्स।
अब क्या करेंगे अपन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या स्टडी कर सकते हैं। तो ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से हो रहा है ना। अब ये कितना होता है, 2 से 2.5 स्मॉल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके देख लो तो कितना हो जाएगा, 80 से 100 मिली सेकेंड। अब ये मान लो इससे कम हो गया, 80 से कम। नैरो किस में होता है, नैरो एसवीटी, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सुप्रा वेंट्रिकुलर का क्या मतलब है, जो टेकिकार्डिया वेंट्रिकल से ऊपर हो रहे हैं, समझ में आ रही है। उसका एग्जांपल क्या हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर। इसका मतलब क्या, नैरो क्यों हो गया, क्योंकि एट्रिया फिब्रिलेशन में बहुत तेज़ी से फड़फड़ा रहा है क्या, एट्रिया, तो बहुत जल्दी जल्दी से पल्स आ रही है, तो वेंट्रिकल्स को टाइम नहीं मिल रहा है, वेंट्रिकल भी जल्दी जल्दी बीट कर रहा है। जल्दी जल्दी बीट करेगा तो टाइम कम मिलेगा, तो क्यूआरएस क्या हो जाएगा, छोटा, तो नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब वाइड किस में होगा, वाइड होगा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और टोर्सेडिस पॉइंटस। ये इनके बारे में बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है इसी टाइम। समझ में आ गई। अब है ना, यहाँ ही ख़त्म करता हूँ ये लेक्चर में। अब बाद में अपन पढ़ेंगे एसटी सेगमेंट का अलग से एक 5-10 मिनट का वीडियो, क्योंकि एसटी सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसटी सेगमेंट से एमआई के बारे में कई चीज़ों का पता लगता है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन, एसटी एलिवेशन एमआई, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, ये क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, यूसी में आते हैं, नीट में भी आते हैं, नीट की ईसीजी आ जाती है। तो इसके बारे में 10-15 मिनट की अलग से वीडियो बनाएंगे अपन। तो ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ईसीजी को पढ़ना आना चाहिए मेडिकल स्टूडेंट को। समझ में आ रही है। अपन एक बार देख लेते, मैंने क्या बताया था V1 के अंदर इन्वर्टेड दिखती है कौन सी, पी वेव, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये देखो कैसी दिख रही है, ये रही पी वेव, ये नीचे जाके ऊपर आ रही है, ये नीचे जाके फिर ऊपर आ रही है, ये V1 लीड है, ये नीचे जाके ऊपर आ रही है, नीचे जाके ऊपर आ रही है। तो कैसी हो गई है, बाईफेजिक। और 2 में कैसी है, मैंने मोनोफेजिक बताया था, ठीक है ना। बस यही बताना था मेरे को, बता दिया, ठीक है। यहाँ ही ख़त्म होता है लेक्चर।